दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 8 मार्च 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शेयर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों एक तरफ बिहार सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी के दावे करती है, स्वास्थ्य मंत्री विधानसभा में पर्याप्त डॉक्टर और स्टाफ होने की बात करते हैं, बेहतर सुविधा की बात होती है, लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसी तस्वीर सामने आ जाती है जिसे देखने के बाद इन दावों पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। जी हां, समस्तीपुर के सदर अस्पताल से भी ऐसा ही कुछ तस्वीर सामने आई है, जहां एक युवक हाथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वही सिलेंडर से निकली एक पाइप पीछे चल रही महिला के गोद में मौजूद बच्चे से जुड़ा हुआ है। जी ये वो तस्वीर है जो अस्पताल की व्यवस्था की पूरी सच्चाई बयां करता है। जी बच्चे और सिलेंडर को थामे महिला और युवक पूरे अस्पताल का चक्कर लगाते हैं, लेकिन अस्पताल के किसी स्टाफ ना तो उन्हें स्ट्रेचर पर उपलब्ध कराया है और न ही उनकी कोई मदद की। बताया गया है कि वे सभी समस्तीपुर के मोरवा प्रखंड अस्पताल से बच्चे का इलाज कराने आए थे। इस दौरान मोरवा अस्पताल की तरफ से एम्बुलेंस की सुविधा देने की जगह सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया गया, जिसके बाद प्राइवेट कार से वे सभी सदर अस्पताल पहुंचे। जी हां, सवाल यह है कि इस दौरान बच्चे को कुछ होता तो फिर इसकी जिम्मेवारी किसकी होती। दोस्तों कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को 100 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को राहत देने के लिए कोई भी हल निकलता नहीं दिखाई दे रहा है। नवंबर के अंतिम दिनों में शुरू हुए किसान आंदोलन में देश के अलग अलग हिस्सों से किसानों ने हिस्सा लिया, मगर फिर भी सरकार पर इसका कुछ भी असर नहीं दिखाई दे रहा है। जी हां, किसान नेता राकेश टिकैत ने अब इस आंदोलन को और तेज करने के लिए किसानों को एक नया फॉर्मूला सुझाया है। जी हां, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर हर गांव से एक ट्रैक्टर पर 15 लोग 10 दिन के लिए आंदोलन में आए तो फिर इससे आंदोलन लंबा चलेगा। राकेश टिकैत ने कहा है कि इस फॉर्मूला से किसानों को यह फायदा होगा कि वे गांव वापस जाकर अपनी खेती भी कर सकेगा। राकेश टिकैत का कहना है कि अब जो आंदोलन होगा उसमें कहीं बैरिकेडिंग नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसा होता है तो फिर उसे तोड़ दिया जाएगा। जो उन्होंने किसानों से कहा है कि वे बैरिकेडिंग तोड़ना सीख लें और आगे भी काम आने वाले हैं। दोस्तों डीजल के दाम बढ़ने और महंगे बीज के बाद खाद के दाम भी उछाल मार रहे हैं। इससे खेती का बजट बिगड़ रहा है। खाद बीज और फिर डीजल की महंगाई के चलते फसलों में लगने वाली लागत बढ़ रही है और किसानों के उत्पाद सस्ते बिक रहे हैं। इससे किसानों की आय घटती जा रही है। बेलगाम डीजल के दाम के बाद अब खाद के दाम पर बेतहाशा वृद्धि की गई है, जिससे किसान करा उठे हैं। जी हाँ, डीएपी बोरी पर 120 रुपए और फिर यूरिया की बोरी पर 125 रुपए बढ़ाए जाने की खबर है। हालांकि खाद पर बड़े दाम खाद की रैंक आने पर बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। जहां फिलहाल पुराने स्टॉक की खाद पर रुपए नहीं बढ़ाए गए हैं। किसान पहले ही डीजल के बड़े दाम से जूझ रहा है। जहां डीजल महंगा होने से भाड़ा सिंचाई और खेत की जुताई महंगी हो गई है, लेकिन इन सब के बीच किसानों पर खाद महंगी होने का एक और भार पड़ता दिखाई दे रहा है। जहां किसानों की नींद उड़ी हुई है कि अब खेती कैसे की जाएगी। जहां किसानों की माने तो जिस तरीके से डीजल और फिर खाद पर महंगाई बढ़ी है, उनके उत्पादन सस्ते बिक रहे हैं, उससे खेती से अब मोहभंग होने लगा है। जहां खेती करने से अब कोई भी बचत नहीं हो रहा है, जो लागत लग रही है वो भी वापस नहीं लौट रही है। दोस्तों मंत्री मुकेश सहनी के भाई को सरकारी कार्यक्रम में वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने के मामले पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। जी हां, इस मामले को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से उठाया है। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी का फोटो वायरल करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर दी है। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को यह भी नहीं पता है कि उनकी सरकार में क्या कुछ हो रहा है। ना तो उन्हें अपराध के बारे में कोई पता है और न ही पेपर लीक मामले की कोई जानकारी है। यही नहीं, किसी मंत्री के असंवैधानिक गतिविधियों की भी जानकारी उन्हें नहीं होती है। तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी की गलती को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा है और उनके इस्तीफा की मांग कर दी है। तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी के भाई का सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए का फोटो वायरल करते हुए लिखा है कि नीतीश कुमार अविलंब इस्तीफा दें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह भी नहीं पता है कि उनकी सरकार में क्या हो रहा है। एक मंत्री की जगह उनका हमशक्ल भाई अब तक अनेक जिलों में शीर्ष स्थल पदाधिकारियों की उपस्थिति में सरकारी योजनाओं का उद्घाटन कर चुका है। जी हां, उन्हें सत्ता में बने रहने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। मंत्री के हमशक्ल से कार्यक्रम का उद्घाटन कराने और फिर प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के दोषी पदाधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की है।
दोस्तों, घर बनाने के सामानों की कीमतों में बेतहाशा उछाल के चलते सरकारी और गैर सरकारी निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जी हां, सरकारी आवास और शौचालय निर्माण में भी बड़ी बाधाएं आ रही है। या तो निर्माण कार्य ठप पड़ गए हैं या फिर उनकी रफ्तार काफी धीमी हो गई है। पीएम आवास के लाभार्थी भी रेट अधिक होने के चलते अपने निर्माण नहीं करा पा रहे हैं। पिछले करीब 15 दिनों में अकेले लाल बालू की कीमत में 2 गुने तक की बढ़ोतरी हो गई है। ऐसे में सरकारी कार्य कराने वाले ठेकेदारों के सामने भी संकट खड़ा हो गया है। उनका रोना है कि जब टेंडर डाला गया तो फिर लाल बालू का रेट करीब 52 रुपए फीट था, जो अब बढ़कर 100 रुपए फीट तक पहुंच गया है, जबकि सरकारी रेट और भी कम करीब 45 रुपए फीट है। ऐसे में ठेकेदारों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दूसरी ओर शासन प्रशासन स्तर से काम जल्द पूरा करने का दबाव भी बनाया जा रहा है। दोस्तों, बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए अपने 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। जी हां, नंदीग्राम से बीजेपी ने हाल ही में टीएमसी से आए बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी को उतारा है। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद को यहां से उम्मीदवार घोषित किया। ऐसे में अब नंदीग्राम में सबसे दिलचस्प और फिर कड़ी टक्कर होगी। भाजपा उम्मीदवारों में पूर्व भारतीय क्रिकेटर अशोक डिंडा, पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती घोष का भी नाम शामिल है। जी हां, बीजेपी ने पहली सूची में 7 महिलाओं को जगह दी है। शुक्रवार को टीएमसी 291 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी थी। नंदीग्राम में तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार के खिलाफ आंदोलन ने 2011 में तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने का मार्ग प्रस्ताव किया था। नंदीग्राम में इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के पूर्व सहयोगी और फिर अब भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। अधिकारी 2016 में इस सीट से विजय हुए थे, यानी कि जीते थे, और हाल ही में भगवा पार्टी यानी कि बीजेपी में शामिल होने के पहले उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। ममता बनर्जी ने कोलकाता में अपने पारंपरिक भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जी हां, मामले में डॉक्टरों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी है। जी हां, ऐसे तो डॉक्टरों के लिए मरीज की सेवा सर्वोपरि होती है, मगर इलाहाबाद के एक अस्पताल में बिल नहीं चुका पाने पर प्राइवेट अस्पताल वालों का अमानवीय चेहरा सामने आया है। जी, बिल ना चुका पाने के हालात का पता चलने पर डॉक्टरों ने मरीज को ऑपरेशन टेबल से उठाकर अस्पताल से बाहर छोड़ दिया। जी, इलाहाबाद के करेली इलाके के ब्रह्मदीन मिश्रा की 3 साल की बेटी को पेट में कुछ तकलीफ थी। जी, उसे इलाज के लिए रावणपुर एक बड़े अस्पताल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। जी, कुछ दिन बाद बच्ची की पेट का ऑपरेशन किया गया। जी, बच्ची की तकलीफ ठीक नहीं हुई और फिर दोबारा पेट का ऑपरेशन किया गया। जी, बच्ची के पिता के मुताबिक ऑपरेशन के लिए 1.5 लाख रुपए लेने के बाद भी हॉस्पिटल प्रशासन ने 5 लाख रुपए की डिमांड की। जी, जब रुपए नहीं दे पाए तो फिर बच्चे सहित हॉस्पिटल प्रशासन ने परिवार को बाहर भेज दिया। जी, और कहा कि अब इसका इलाज नहीं हो पाएगा, नहीं करेंगे। इसके बाद पिता अपनी बेटी को लेकर कई अस्पताल गए, लेकिन सभी जगह बच्चे को भर्ती लेने से मना कर दिया। जी, अंत में बच्ची जिंदगी की जंग हार गई और इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। जी, बच्चे के पिता का आरोप है कि डॉक्टर्स ने बच्चे के ऑपरेशन के बाद सिलाई यानी कि टाका नहीं किया और परिवार को ऐसे ही सौंप दिया। जी, इसी वजह से दूसरे अस्पताल ने बच्चे को लेने से मना कर दिया, जिससे उसकी तरफ कर जान चली गई। दोस्तों, गैस सिलेंडर की कीमतों में आग लगी हुई है और इसके कारण गैस चूल्हे की आग ठंडी पड़ने लगी है। जी हां, बढ़ती महंगाई के कारण अब हर महीने गैस सिलेंडर रिफिलिंग कराने वाले उपभोक्ताओं की संख्या में कमी आ रही है। महिलाओं को लकड़ी के चूल्हे से आजादी दिलाने के लिए वर्ष 2016 में देशव्यापी उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी। जी हां, शुरुआत में इस योजना से काफी लोग लाभान्वित हुए थे। जी हां, उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे परिवार वालों को रियायत दर पर एलपीजी का कनेक्शन दिया गया। ग्रामीण क्षेत्र में धुआं रहित भारत की परिकल्पना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। इधर बीते कुछ महीनों में घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे न सिर्फ उज्ज्वला योजना के उपभोक्ता बल्कि आम उपभोक्ताओं को भी गैस रिफिलिंग कराने में काफी मुशक्कत हो रही है। जी हां, जिस समय ये योजना शुरू हुई थी तब घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत करीब 500 रुपए थी, जबकि वर्तमान में एक सिलेंडर के लिए उपभोक्ताओं को करीब 900 रुपए भुगतान करना पड़ता है। जी हां, गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों की वजह से हर महीने गैस सिलेंडर रिफिलिंग कराने वाले उपभोक्ताओं की संख्या में लगातार कमी आ रही है। जी हां, जिसमें उज्ज्वला योजना के कनेक्शन धारी के अलावा अन्य आम उपभोक्ता भी शामिल है। दोस्तों, मशहूर बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। जी हां, वे ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित प्रधानमंत्री की रैली बीजेपी में शामिल हुए। आपको बता दूं कि इससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार की सुबह मिथुन चक्रवर्ती से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की थी। जी हां, इसके बाद से ही मिथुन चक्रवर्ती की बीजेपी में शामिल होने की बातों को अटकलें लगातार जारी रही। जी हां, प्रशंसकों के बीच खासे लोकप्रिय मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि बिना राजनीति के गरीबों के लिए काम करना पसंद करेंगे। जी हां, आपको बता दूं कि अपने गृह राज्य पश्चिम बंगाल
काल में वे खासे लोकप्रिय हैं। वे टीएमसी से राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते उन्होंने 2016 में पद से इस्तीफा दे दिया था, पद छोड़ दिया था। दोस्तों, बिहार में तेजी से बिगड़ती कानून व्यवस्था के बीच बीजेपी विधायक अरुण कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को कहा कि वे इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखेंगे और कानून व्यवस्था की परिस्थिति को दुरुस्त करने की मांग करेंगे। जी हां, एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कुमराज से बीजेपी विधायक अरुण कुमार सिन्हा ने कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर चिंता जताई है और माना कि बिहार में आपराधिक घटनाएं काफी तेजी के साथ बढ़ गई है। बीजेपी विधायक अरुण कुमार सिन्हा ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था चिंता का विषय है। सरकार की तरफ से विधायक होने के बावजूद प्रशासन से मेरा आग्रह है कि वे और ज्यादा चुस्त दुरुस्त हो जाएं। जी हां, मैं इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र भी लिखूंगा। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष के विधायक अरुण कुमार सिन्हा भी बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति से चिंतित है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के विधायक भी बिहार में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में माना है कि विधायक होने के बावजूद भी वे खुद खौफ के साये में जी रहे हैं। जी हां, एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि विधायक होने के बावजूद भी मेरे अंदर खौफ है। जी हां, बिहार की बेटियों और जनप्रतिनिधियों में भी खौफ का माहौल बना हुआ है। लोगों को केवल अपराधियों से नहीं बल्कि पुलिस से भी खौफ है, क्योंकि पुलिस लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का मानना है कि बिहार में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मॉडल काफी है। जी हां, शाहनवाज हुसैन का बयान तब सामने आया जब उनकी ही पार्टी के कई विधायकों ने गुरुवार को बिहार में अपराध पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश का एनकाउंटर मॉडल लागू करने की बात कही थी, यानी कि योगी मॉडल लागू करने की बात कही थी। जी हां, बिहार सरकार में मंत्री और भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि नीतीश कुमार ने कभी भी अपराध और फिर अपराधियों से समझौता नहीं किया है। बिहार में सुशासन है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में कानून का राज स्थापित है। दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार में अपराध कम है। दोस्तों, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के पंजाब नेशनल बैंक में विलय के ठीक एक साल बाद अब एक और नया बदलाव होने जा रहा है। जी हां, पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जानकारी दी है कि सभी खाता धारक नया IFSC और फिर MICR नंबर जल्द से जल्द ले लें। जी हां, अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक हैं तो फिर आपको 31 मार्च से पहले नया IFSC और फिर MICR नंबर लेना होगा। जी हां, अगर आपने समय रहते यह काम नहीं निपटाया तो फिर आप डिजिटल लेन देन नहीं कर पाएंगे। जी हां, पंजाब नेशनल बैंक इनकी जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। पंजाब नेशनल बैंक ने साफ कर दिया है कि 31 मार्च के बाद पुराने चेक भी मान्य नहीं होंगे, चाहे वो पोस्ट डेटेड चेक के तौर पर पहले ही जारी किए गए हों। जी हां, पंजाब नेशनल बैंक ने साफ कहा है कि सभी खाता धारकों को अपनी होम ब्रांच से नया IFSC और फिर MICR नंबर 31 मार्च से पहले ले लेना चाहिए। जी हां, दिक्कत होने पर पंजाब नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में भी आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार में 80,000 स्कूलों में करीब 2.25 करोड़ बच्चे 5 अप्रैल से चेकअप कोर्स करेंगे। ये बच्चे वो होंगे जो शैक्षणिक सत्र 2021-22 में सरकारी विद्यालयों में दूसरी कक्षा से 10वीं कक्षा तक में नामांकित हैं। जी हां, शिक्षा विभाग ने कोरोना काल में स्कूल बंदी की वजह से बच्चों की हुई पढ़ाई की क्षति की भरपाई के लिए शिक्षा विभाग ने कैचअप कोर्स तैयार कराया है। जी हां, अप्रैल से शुरू होने वाले नए सत्र में नई कक्षा में जाने वाले विद्यार्थी को पिछली कक्षा के पाठ्यक्रम में आधारित कैचअप कोर्स कराया जाएगा। जी हां, कोर्स राज्य शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ने विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की मदद के लिए तैयार कराया है। दोस्तों, सूरज के तलखा तेवर से बिहार में काल बैसाखी का कहर हर साल से इस बार ज्यादा पड़ सकता है। जिन अधिकतम तापमान के लगातार सामान्य से ऊपर रहने की स्थिति से वायुमंडल में नमी की कमी होती जा रही है। जी धरती अभी से तपने लगी है। ऐसे में पूर्वा हवाओं का प्रभाव बढ़ते ही नमी का प्रवाह होगा और ऐसे में इस प्री मानसून सीजन में आंधी तूफान की घटनाएं बढ़ने के आसार हैं। जी मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विवेक सिन्हा का कहना है कि परिस्थितियां अलार्मिंग नहीं है, लेकिन लगातार बढ़ते तापमान ने यह संकेत जरूर दिया है कि इस सीजन में ठंडर्म एक्टिविटी हर बार से थोड़ी ज्यादा रहेगी। जी हां, मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से यह पूर्वानुमान किया गया है कि राज्य के दक्षिणी भाग में पूर्वा हवाओं का प्रभाव अगले 24 घंटे में बढ़ेगा। जी हां, इससे नमी का प्रभाव इन इलाकों में बढ़ने के आसार हैं। ऐसे में दिन के पहले आधे भाग में वायुमंडल में ताप बढ़ेगा, लेकिन नमी की मात्रा का साथ मिलते ही आंधी तूफान की स्थिति बनेगी। जी हां, मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली गिरने जैसी घटनाएं भी संभावित है। जी हां, राज्य में प्री मानसून सीजन यानी कि मार्च से मई के बीच
बीच काल बैसाखी के कहर से हर साल जन धन की भारी क्षति होती है। आकाशीय बिजली से असहनीय मौत की घटनाएं में बढ़ोतरी होती है। वहीं आंधी तूफान से आम और लीची जैसे फसलों को भी भारी नुकसान होता है। इधर मौसम विभाग की ओर से संभावित स्थिति को देखते हुए पहले से सटीक पूर्वानुमान तैयार की जा रही है। दोस्तों, हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार को गिराने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने लोगों से अपील की है कि वे 10 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव के लिए होने वाले वोटिंग में सरकार के खिलाफ वोट करने के लिए बीजेपी जेजेपी विधायकों पर दबाव बनाएं। जी हां, संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान जारी करके लोगों से कहा है कि वे लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर विधायकों के पास जाएं और उनसे अपील करें कि वे अविश्वास प्रस्ताव में किसान विरोधी बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ वोट डालें। बयान में कहा गया है कि हरियाणा के सभी विधायकों को यह संदेश देने की जरूरत है कि जो विधायक किसान आंदोलन के इस निर्णायक समय में किसानों के साथ खड़ा नहीं होगा, उस विधायक को जनता आने वाले समय में सबक सिखाएगी। जी हां, हरियाणा विधानसभा में 10 मार्च को मनोहर लाल खट्टर की बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को पेश किया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के सभी लोगों से यह अपील करता है कि वे बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर सभी विधायकों, खासकर बीजेपी और जेजेपी के विधायकों के पास जाएं और उनसे अपील करें कि वे अविश्वास प्रस्ताव में किसान विरोधी बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ वोट डालें। जी हां, हरियाणा के सभी विधायकों को यह संदेश देने की जरूरत है कि जो विधायक किसान आंदोलन के इस निर्णायक समय में किसानों के साथ खड़ा नहीं होगा, उस विधायक को जनता आने वाले समय में सबक सिखाएगी। दोस्तों, मन में कुछ कर गुजरने का हौसला हो और ईमानदार कोशिश हो तो फिर हर काम आसान हो जाता है। कोई भी बाधा उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। ऐसा ही जज्बा बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी दिव्यांग पंकज झा में कूट कूट कर भरा है। दिव्यांगता को दरकिनार करके पंकज झा आज साइकिल से ही निकल पड़े दिल्ली की यात्रा पर। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल पंकज से बात भी कर चुके हैं। मुजफ्फरपुर जिले के खादी भंडार चौक स्थित जन औषधि केंद्र के संचालक दिव्यांग पंकज कुमार झा ने आज से साइकिल यात्रा शुरू की है। जी हां, उनकी ये यात्रा बिहार से होकर दिल्ली तक जाएगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली पहुंचने तक रास्ते में सभी गरीब और मजदूरों को जन औषधि के बारे में बताएंगे। इसका क्या फायदा है, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव पर पूरे देश की नजर है। राज्य में टीएमसी और बीजेपी के बीच चुनावी घमासान होना तय है। इस चुनाव में सबसे ज्यादा सुर्खियां जो सीट बटोर रही है वो है नंदीग्राम। नंदीग्राम में टीएमसी से खुद ममता बनर्जी और फिर बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी चुनावी मैदान में है। हालांकि मजेदार बात यह है कि इस सीट पर चुनाव अभी और भी ज्यादा पेचीदा हो सकता है। दरअसल कभी लेफ्ट का घर रही इस सीट पर वाम मोर्चा भी किसी बड़े चेहरे को अपना उम्मीदवार बनाने के बारे में विचार कर रहा है। लेफ्ट फ्रंट ने इस बारे में संकेत दिया है कि वे नंदीग्राम सीट पर कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी कि आईएसएफ के समर्थन से पूरे समर्थन से अपना प्रत्याशी उतार सकती है। दोस्तों, बिहार में पंचायत सचिव बनने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में बहुत जल्द पंचायत सचिव के ये 3161 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। खबर के मुताबिक बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी 12,140 पदों पर नियुक्तियां करने जा रही है, यानी कि भर्तियां करने जा रही है, जिनमें 3161 पद पंचायत सचिव के हैं। ऐसे जानकारी आ रही है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग जून महीने तक भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर देगा। आपको बता दें कि बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट 25 फरवरी 2021 को जारी कर दिया है। इसमें कुल 52,784 उम्मीदवारों ने मुख्य परीक्षा पास की है। इन उम्मीदवारों को बहुत जल्द टाइपिंग टेस्ट और फिर फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bssc.bis.nic.in पर विजिट करके इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी प्रथम अंतरराष्ट्रीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट भी देख सकते हैं। दोस्तों, देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर लोग हलकान हैं। अपनी गाड़ी से कॉलेज, ऑफिस या फिर अन्य जगह जाना काफी महंगा पड़ रहा है। ऐसे में बहुत सारे लोगों ने इसका एक अलग ही जुगाड़ निकाला है। जी हां, अपना देश भारत वैसे भी ऐसी प्रतिभाओं से भरा पड़ा है जहां लोग अपनी जरूरत के हिसाब से किसी न किसी चीज का जुगाड़ निकाल लेते हैं। जी हां, ऐसा ही इन दिनों बाइक्स के साथ भी कर रहे हैं। जी हां, दरअसल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच लोगों ने इस खर्चे से बचने के लिए एक जुगाड़ ढूंढ निकाला है। अब लोग अपनी बाइक
से पेट्रोल का झंझट ही खत्म कर रहे हैं और पेट्रोल इंजन को इलेक्ट्रिक इंजन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, बदल कर दे रहे हैं। जी अब कई लोग अपनी बाइक से पेट्रोल इंजन को हटा रहे हैं और उसकी जगह बैटरी लगवा रहे हैं। जी इसका मतलब यह है कि अब उन्हें गाड़ी में पेट्रोल डलवाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आप बिजली से अपनी गाड़ी चला सकेंगे, जो पेट्रोल इंजन से काफी सस्ता पड़ता है। तो ऐसे में जानते हैं कि आखिर किस तरीके से पेट्रोल इंजन से बैटरी में कन्वर्ट होते हैं। तो आपको बता दूं कि ऐसा करने के बाद लोगों को काफी फायदा हो रहा है। हालांकि आपको बता दें कि ऐसा करना गलत है और ऐसा करने पर आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अब सोशल मीडिया पर कई लोग अपना प्रचार कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि वे पेट्रोल इंजन को इलेक्ट्रिक इंजन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। जी बताया जा रहा है कि ये लोग करीब 10,000 रुपए का खर्चा बता रहे हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि बैटरी के हिसाब से 4 GB बदल जाते हैं। वही स्पीड को लेकर इन मैकेनिक का दावा है कि इसमें बाइक की 65 से 70 किलोमीटर तक की स्पीड आती है। दोस्तों बिहार सरकार ने बड़े पैमाने पर आईएएस और फिर बीएएस अधिकारियों का तबादला किया है। जी हां, सरकार ने 4 आईएएस और फिर 17 बीएएस अफसरों का ट्रांसफर कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। जी बिहार सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक भवन निर्माण के विशेष सचिव सतीश कुमार सिंह को नगर विकास एवं आवास विभाग का नया विशेष सचिव बनाया गया है। गृह विभाग के संयुक्त सचिव विमलेश झा को सामान्य प्रशासन विभाग का संयुक्त सचिव बनाया गया है। कला एवं संस्कृति विभाग के अपर सचिव अविनेश कुमार पराशर को राज्य स्वास्थ्य समिति का अपर कार्यपालक निदेशक बनाया गया है। इन्हें डॉक्टर अरुणा कुमारी की जगह लाया गया है। दोस्तों केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह एक बार फिर से अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। जी हां, बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने कहा है कि जो अधिकारी सही काम नहीं करता है उसे सिर पर दोनों हाथ से लाठी मारो। जी हां, बेगूसराय जिले के खोदावंदपुर कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान गिरिराज सिंह ने यह बातें कही है। यहाँ गिरिराज सिंह एक बार फिर से अपने बयानों की वजह से चर्चा में आ गए। जी हां, दरअसल कार्यक्रम के दौरान जब गिरिराज सिंह मंच पर थे तभी उनके सामने बैठे लोगों ने अधिकारियों द्वारा काम नहीं किए जाने की शिकायत की। यही नहीं, फरियादी अधिकारियों की शिकायत से संबंधित आवेदन भी सौंप दिए। इसी दौरान किसी ने सीईओ साहब की शिकायत कर दी। फिर क्या था, गिरिराज सिंह ने कह दिया है कि छोटे मोटे काम के लिए आप लोग हमारे पास क्यों आते हो, क्या हाकिम नहीं सुनता है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि सांसद, विधायक, डीएम, एसडीएम, एसडीपीओ, सीईओ और मुखिया सब जनता के लिए ही है। जो पदाधिकारी सही से काम नहीं करता है तो उसके सिर पर दोनों हाथों से लाठी मार दो। दोस्तों संत शिरोमणि रविदास की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की मांग की है। जी हां, उन्होंने केंद्र सरकार पर संविधान के साथ आरक्षण को भी खत्म करने का आरोप लगाया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि जिन सरकारी संस्थानों में आरक्षण लागू है उन्हें निजी हाथों में बेचा जा रहा है। रविदास चेतना मंच के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन राजद नेता तेजस्वी यादव ने के सरकारी आवास में किया गया था। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी सरकार होती तो अधिकतर मांगे पूरी हो जाती। केंद्र एवं राज्य सरकार आरक्षण और दलित विरोधी है। राजद अगर सड़क पर नहीं उतरता है तो फिर एससी एसटी एक्ट बदल दिया जाता। रेलवे, बीएसएनएल, एयर इंडिया जैसे अधिकतर उपक्रम का निजीकरण किया जा रहा है। दोस्तों नए कृषि कानूनों पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू बट्टी नजर आ रही है। जब पिछले महीने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने तीनों कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए कहा था कि वे कानून किसानों के हित में है। उनकी पार्टी इस मुद्दे पर सरकार के साथ है। जी हां, अब जदयू के महासचिव केसी त्यागी ने इससे उलट बयान दिया है। जी हां, उनका कहना है कि कृषि कानूनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर देना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड के महासचिव केसी त्यागी रविवार को एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाराणसी पहुंचे थे। वाराणसी एयरपोर्ट मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों का मुद्दा जायज है और ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये 6 साल में हुआ है, ये कई साल से चल रहा है। लंबी गुलामी और लंबे शोषण का नतीजा है। हम चाहते हैं कि किसान संगठन और सरकार मिलकर इसका समाधान निकालें। दोस्तों बिहार पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवार अभी से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। जी हां, इस बार के पंचायत चुनाव में बीजेपी ने केवल जिला परिषद में अपना उम्मीदवार उतारने का मन बनाया है। जी हां, जिनकी संख्या पूरे प्रदेश में 1161 है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इस बार पंचायत चुनाव में अहम भूमिका निभाने का फैसला लिया है। बीजेपी जिला परिषद के चुनाव में जोर आजमाइश करने जा रही है। प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन संजय जायसवाल ने कहा है कि बीजेपी जिला परिषद में अच्छे उम्मीदवारों को समर्थन देगी।
दोस्तों बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर जहां एक तरफ निर्वाचन आयोग तारीखों के ऐलान की तैयारी में जुट गए हैं, वहीं बिहार पंचायती राज विभाग हर दिन एक नया आदेश जारी करके मौजूदा प्रतिनिधियों की मुश्किलों को बढ़ाता जा रहा है। जी हां, कुछ दिन पहले विभाग की तरफ से यह आदेश जारी किया गया था कि नल जल योजना का कार्य पूरा नहीं करने पर चुनाव नहीं कर लड़ सकते हैं। जी हां, वहीं अब फिर से एक नया आदेश जारी कर दिया गया है। जी हां, इस आदेश में मंत्री और फिर विधायक की तरह त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि, मुखिया, उप मुखिया, प्रखंड उप प्रमुख और फिर जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा 31 मार्च तक जमा करना है। जी हां, पंचायती राज विभाग ने पंचायत चुनाव के ठीक पहले यह आदेश जारी कर दिया है। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा है कि इस तरीके का निर्देश सभी डीएम और जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को दिया गया है। जी हां, दूसरी ओर पंचायत चुनाव में प्रतिनिधियों को शपथ पत्र के साथ अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। जी हां, राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है। अचल संपत्ति में प्रत्याशियों को अपने या फिर अपने पति पत्नी का नाम पर कृषि भूमि, शहरी भूमि, भवन की जानकारी देनी होगी। जी हां, अचल संपत्ति की माप और बाजार मूल्य भी बताना होगा। इसी तरीके से चल संपत्ति में नगद, बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड, शेयर, वाहन, आभूषणों का विवरण और फिर वर्तमान कीमत बतानी होगी। नए आदेश के बाद फिर से चुनाव में दांव आजमाने की तैयारी में जुटे जनप्रतिनिधियों की परेशानी बढ़ सकती है। दोस्तों व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए कमाल की फीचर लेकर आता रहता है, जिससे यूजर्स का चैटिंग एक्सपीरियंस बेहतर हो सके। जैसी कड़ी में व्हाट्सएप ने पिछले साल नवंबर में अपने यूजर्स को ऑटोमेटिकली मैसेज डिलीट करने का ऑप्शन दिया था। इस फीचर के जरिए चैट में मौजूद मैसेज अपने आप डिलीट हो जाते हैं। व्हाट्सएप अभी 7 दिन डेडलाइन के साथ ये फीचर देता है, जिसको जल्द कम करके 24 घंटे का किया जा सकता है। व्हाट्सएप अब इस सर्विस की टेस्टिंग कर रहा है। इसके सर्विस के आने के बाद 24 घंटे की टाइमिंग लिमिट के बाद ऑटोमेटिकली मैसेज गायब हो जाएंगे। जी हां, व्हाट्सएप बेटा इन्फो के अनुसार व्हाट्सएप 24 घंटे के बाद गायब होने के लिए संदेशों को सेट करने की क्षमता का परीक्षण कर रहा है, लेकिन सभी उपयोगकर्ताओं के लिए इसे कब जारी किया जाएगा, इस बात की कोई भी अभी जानकारी नहीं है। दोस्तों अब सिर्फ स्कूल की ही रसोई नहीं गमकेगी, बल्कि स्कूली बच्चों के लिए स्वादिष्ट और पौष्टिकता से भरपूर गर्मा गर्म खाना तैयार करने वाले रसोइयों के घर की रसोई भी गमकेगी। केंद्र सरकार सरकारी स्कूलों में खाना बनाने वाले देश भर के 25 लाख से ज्यादा रसोइयों के मानदेय में फिलहाल बढ़ोतरी करने की तैयारी में है, जो कम से कम दोगुनी की जा सकती है। हालांकि इसे 3 गुना तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, लेकिन इस समय आर्थिक स्थिति को देखते हुए इसे दोगुना करने की तैयारी है। इस योजना पर अमल हुआ तो फिर उन्हें हर माह न्यूनतम 2000 रुपए का मानदेय मिलेगा। स्कूलों में खाना बनाने वाले इन रसोइयों को मौजूदा समय में सिर्फ 1000 रुपए ही मानदेय दिया जाता है, जिसमें 600 रुपए केंद्र सरकार देती है और बाकी के 400 रुपए राज्य को देना होता है। खास बात है कि इनके मानदेय में पिछले 10 सालों से कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। इनके मानदेय में अंतिम बार बढ़ोतरी 2009 में की गई थी। हालांकि कुछ राज्य में इनकी स्थिति को देखते हुए अपने स्तर पर इनके मानदेय में बढ़ोतरी कर रखी है। यह स्थिति तब की है जब देश में अकुशल श्रमिकों की भी न्यूनतम मासिक मजदूरी कम से कम 10,000 तय है। दोस्तों देश में काम करने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अब इन्हें और इनके परिवारों को देश के बाहर भी बड़ा फायदा मिलेगा। जी हां, सरकारी कर्मचारियों को हेल्थ स्कीम के तहत विदेशों में भी इलाज की सुविधा मिलेगी। जी इसको लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया है। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से सचिव संदीप कुमार की ओर से चेन्नई के टीके के दामोदरन को दिए गए जवाब में कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत विदेशों में भी इलाज का लाभ लिया जा सकता है, जबकि पेंशन भोगियों को इसका फायदा नहीं मिल सकता है। दोस्तों गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर खुद का वीडियो बनाकर सुसाइड करने वाली आयशा का अब सुसाइड नोट भी सामने आया है। जी आयशा ने यह सुसाइड नोट अपने पति आरिफ खान के लिए लिखा था। जी उसके इस पत्र में शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया है। जी इस सुसाइड नोट में आयशा ने आरिफ के लिए कई बातें लिखी है। जी हाँ, उसने लिखा है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ आरिफ, तुमने 2 जिंदगियां बर्बाद कर दी है। आयशा ने सुसाइड नोट में लिखा है कि ऐसी कई चीजें हैं जो मैंने नहीं की है। मुझे बहुत गलत लगा कि तुमने मेरा नाम आसिफ के साथ जोड़ दिया। आसिफ मेरा सबसे अच्छा दोस्त और सबसे अच्छा भाई है। जब मुझे 4 दिन के लिए एक कमरे में बंद कर दिया गया था तो खाने के लिए पूछने वाला तक कोई नहीं था। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो आप नहीं आए, जब आप आए तो आपने मुझे पीटा। इससे मेरे लिटिल आरो की जान चली गई। अब मैं उसके पास जा रही हूं। आयशा ने पत्र में लिखा है कि मैंने कभी धोखा नहीं किया है। जी हंसती खेलती 2 जिंदगियां बर्बाद हो गई है। मैं गलत नहीं थी, गलत आपका स्वभाव था। मैं तुम्हारी आंखों पर फिदा थी, लेकिन क्यों ये मैं आपको अगले जन्म में बताऊंगी। जी हाँ, ये आयशा ने अपने लेटर में लिखा है और साथ ही कहा है कि लव यू आपकी पत्नी आयशा।
आपको बता दें कि आयशा के पति आरिफ खान को इस केस में गिरफ्तार कर दिया गया था। जी हां, उसकी 3 दिन की पुलिस रिमांड पूरी हो चुकी है। पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया, लेकिन पुलिस की ओर से उसकी रिमांड नहीं मांगी गई। जी हां, इसके बाद कोर्ट ने आरिफ को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। जी हां, जानकारी के अनुसार पुलिस अब आयशा के वकील की ओर से पेश किए गए सुसाइड नोट के आधार पर आगे की जांच करेगी। दोस्तों, अगर आप बिहार में वकालत करते हैं और सरकारी वकील बनना चाहते हैं तो फिर यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। जी हां, प्रदेश की विभिन्न अदालतों में बड़े पैमाने पर सरकारी वकीलों की नियुक्ति होने वाली है। जी हां, विधि विभाग लोक अभियोजकों, विशेष लोक अभियोजकों एवं सरकारी वकीलों की नियुक्ति करने जा रहा है। जी हां, इसके लिए 31 मार्च तक आवेदन मांगे गए हैं। जी हां, खाली पड़े पदों की कुल संख्या में 2000 से ऊपर बताई जा रही है। जी हां, सभी पदों के लिए प्रदेश की अदालतों में कम से कम 7 सालों की वकालत का अनुभव होना जरूरी है। हाईकोर्ट एवं व्यवहार न्यायालयों के लिए यह सीमा न्यूनतम 10 वर्ष की है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।